नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आपको पता है कि अभी मैं टारगेट जेटेड को कर रही हूँ और ये जो सीडीपी का टॉपिक चल रहा है ना, 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए है, या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं सारा टॉपिक क्लियर करवाते जा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब कीजिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं PYQ लाई हूँ 20 CDP से, जो मिक्स है। सारा कॉन्सेप्ट मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जा करके देख सकते हैं इस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन है? समेटिव इवोल्यूशन है। तो समेटिव इवोल्यूशन कौन कौन होगा? तो फर्स्ट यहाँ पर है आपका ओरल टेस्टिंग, मौखिक परीक्षण। तो मौखिक परीक्षण, इसमें समेटिव इवोल्यूशन नहीं होगा। उप संख्यानात्मक रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी नहीं होगा। मतलब किसी चीज़ का रिकॉर्ड करके रखना, ये भी नहीं होगा। पोर्टफोलियो में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आ जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा समेटिव इवोल्यूशन। ये जो होता है अधिगम के दौरान सबसे अंत में किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? तो राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेक्स्ट चलिए, इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? मतलब कि जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। मतलब कि रचनात्मक चिंतन करने का मतलब होता है कि उस क्रिएटिव थिंकिंग। तो कौन सा बढ़ावा देता है इसमें से? देखिए, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन हो सकता है और क्यों? तो क्या ये होगा? नेक्स्ट है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? फोर्थ में, आपके देश का नाम व मानचित्र पर उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो देखिए, सबसे क्रिएटिव जो कि सोचने पर मजबूर करेगा, वो कौन सा आपको लग रहा है? तो फर्स्ट में तो लग रहा है कि ये हो सकता है कि पानी बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो बच्चे इस पर बहुत सोचेंगे, तरीका अलग अलग तरीका बताएंगे, और क्यों है वो भी। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? तो ये क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, डायरेक्ट ये आपका जवाब हो जाएगा। ये इसमें सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। ये नहीं होगा आपका। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं? तो ये क्या क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर देना। आपके देश का नाम और मानचित्र पर उसकी भौगोलिक स्थिति बताइए, तो ये भी तो नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका है? समालोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, प्रमाण की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट क्या है? प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तार्किक और सुनियोजित, क्या ये होगा? या अगला, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। कोई भी चीज़ को बिना विश्लेषण का स्वीकार किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं होगा। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण और प्रासंगिक होता है। प्रमाण और प्रासंगिक होता है क्या? ये आगे देखिए, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की अपेक्षा की जानी चाहिए। तो क्या यहाँ अपेक्षा नहीं होगा, उपेक्षा की जानी चाहिए। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं है, ये सही, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे अच्छा, जो ये भी लग रहा है सबसे अच्छा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तार्किक रूप से सोच रहा है, सुनियोजित रूप से मूल्यांकन भी किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट आंसर। निपुणता परीक्षण सदैव जिसका आकलन करते हैं, जो इसमें से कौन होगा? निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? तो किसका आकलन करेंगे? निपुणता। क्या विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा ये निपुणता को दिखलाता है? तो बिल्कुल नहीं, परीक्षण ये नहीं है। भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई हो, क्या ये राइट आंसर हो जाएगा? तो आगे देख लेते हैं, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, मल्टी सेंसरी। तो ये क्या निपुणता का निरीक्षण कर रहा है? ये दैनिक वार्तालाप की भाषा, तो वो निपुणता को नहीं बता रहा है। दैनिक वार्तालाप भी निपुणता को नहीं बता रहा है। तो बता कौन रहा है? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। तो पहुँच को दिखा रहा है, मतलब उसकी निपुणता को दिखा रहा है, प्रोफिशिएंसी को दिखा रहा है यहाँ पर, कि वो कितना निपुण भाषा में हो चुका है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में मैं मूल्यांकन चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, जाकर के देख लीजिएगा। सबसे पहला है, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों में तनाव पैदा करना। तनाव या डर पैदा, ये तो जहाँ निगेटिव आया ये तुरंत काट दीजिए, निगेटिव तो होता नहीं है, निगेटिव तो देगा नहीं। शिक्षण सीखने की
प्रक्रिया को संशोधित करता है। क्या ये राइट आंसर हो जाएगा? देख लेते हैं। ये प्रक्रिया को संशोधित करता है। नेक्स्ट है सीखने और विकास को अनुकूलित करता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव लग रहा है। हाँ बिल्कुल। कक्षा के अंदर और बाहर छात्रों का समर्थन करना, बिल्कुल सही। तो 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। सीखने की प्रक्रिया को संशोधित करता है, ये भी है। सीखने और विकास की अनुकूलित करता है, कक्षा के अंदर और बाहर छात्रों को समर्थन करना है, तो ये भी 2, 3, 4 इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गतिशील मूल्यांकन समझने में मदद करता है। गतिशील जो मूल्यांकन है वो क्या समझने में मदद करता है? तो देखिए, फर्स्ट है बच्चों की बुद्धिमत्ता, मतलब बच्चों की बुद्धि को का समझ। अपने साथियों की तुलना में छात्र की अपेक्षा रैंक, क्या ये तुलना कर रहा है यहाँ पर, क्या ये सही है? तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका। अब बच्चों का बुद्धि देखना, तो ये भी तो मूल्यांकन, गतिशील मूल्यांकन में नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है बालक की विशिष्ट सीखने की आवश्यकता। बालक की विशिष्ट सीखने की आवश्यकता, क्या बच्चा नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए लायक है या नहीं? तो ये भी रॉन्ग होगा आपका। सबसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सीखने के मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इनमें से शामिल करना महत्वपूर्ण है। किसे शामिल करना महत्वपूर्ण है? सेल्फ असेसमेंट, बिल्कुल सही बात है। ये सीखने के लिए मूल्यांकन पर ध्यान देना, तो स्वास्थ्य मूल्यांकन ये भी बढ़ावा देता है। सहकर्मी मूल्यांकन ये भी बढ़ावा देता है। मात्रात्मक प्रतिक्रिया, तो ये भी बढ़ावा देता है। 1, 2, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर 1, 2, 3। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन के संदर्भ में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? 2020 में का जो मूल्यांकन है उसमें किस तरह का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? तो इसका फर्स्ट है दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करने वाले रिपोर्ट कार्ड। तो निर्दिष्ट करने वाले तो बिल्कुल नहीं है, तुलना यहाँ दिखा रहा है, तो ये तो रॉन्ग ऐसे ही हो जाएगा। पूरे वर्ष पेपर और पेंसिल परीक्षण के छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड, बिल्कुल नहीं। पेंसिल पेपर का सिर्फ नहीं हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया ओवरऑल अधिगम को देखा जाता है। अधिगम ही नहीं, डेवलपमेंट को देखा जाता है स्टूडेंट का। तो 3rd में 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट ये है, या योगात्मक एवं योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट भी नहीं। आपको पता होगा 2020 का जो मूल्यांकन है, शिक्षा नीति का मूल्यांकन, उसमें डायरेक्ट बोला गया कि बच्चे का जो मूल्यांकन है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड हो, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ये नहीं कि सिर्फ पेपर और पेंसिल का ही देखा गया। हर चीज़ को देख करके यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो राइट आंसर 3A VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, मतलब कौन रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, फर्स्ट है छात्र के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, मतलब कि पूर्व ज्ञान को याद करवाने के लिए, पूर्व ज्ञान को इंक्लूड करने के लिए नई अवधारणा की शुरुआत, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन हुआ। तो बिल्कुल है, ये रचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो ये तो रचनात्मक मूल्यांकन होगा। तो नेक्स्ट देखिए, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, तो बिल्कुल सही है, ये आपका ये भी हो जाएगा सही, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक मूल्यांकन कार्य को जो मानदंड में एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने की सहायता, तो बिल्कुल जहाँ तुलना आए वहाँ एकदम रॉन्ग, तुलना तो नहीं होना चाहिए। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग, तो बिल्कुल गलत धारणा को पहचान, अगर गलत धारणा है तो उसकी पहचान किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, बाकी सब सही है, यही 3 नंबर है जो गलत है। नेक्स्ट 10, निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षक को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षण अधिगम को बच्चे की आवश्यकता एवं सीखने के तरीके के अनुसार समीक्षा करने, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करता है? कौन सा है कि सीखने के गैप को समझने अपितु शिक्षण अधिगम को बच्चे की आवश्यकताओं एवं शिक्षण के तरीकों के समीक्षा में संशोधित व चिंतन करने की में सहायता करता है? तो इनमें से कौन होगा अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्या ये होगा अधिगम ऑफ लर्निंग, अधिगम के रूप में एज अ लर्निंग? तो असेसमेंट एज लर्निंग ये सेल्फ के लिए होता है, अधिगम के लिए आकलन, ये जो अधिगम के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए आकलन, क्या ये के लिए आकलन सही हो जाएगा, या फिर प्रोन्नति के लिए आकलन? प्रोन्नति के लिए आकलन तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो एज लर्निंग सिर्फ अपने के लिए हो जाएगा, से ऑफ लर्निंग
ये भी इंक्लूड नहीं हुआ। सबसे अच्छा आपका अधिगम के लिए आकलन, राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक शिक्षक बच्चों को सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है? तो उसके सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कई सोच कौशल की सशर्त प्रकृति को पहचानता है, मतलब जो ये बिल्कुल ये पहचाना, ये भी क्या करता है? सोच कौशल को बढ़ाता है, छात्रों को प्रोत्साहित करे कि यह विचार करते समय स्वयं से बात करे। बिल्कुल ये भी सोच कौशल को बढ़ाता है, खुद से अगर बात करता है मतलब कुछ थिंकिंग कर, क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है, तो ये भी सोच को बढ़ा देता है। हस्तांतरण को प्रोत्साहित करे, किसी एक पाठ के विषय के भीतर और बाहर, बाहर होगा यहाँ बाहर लिखा हुआ है, बाहर बाहर संबंध पर जोर दे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ को ही पढ़े, बाहर और उसको भीतर, हर जगह को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। तो ये भी बच्चे के सोच कौशल को प्रोत्साहित करेगा। तो तीनों इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, 1 2 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर है, सोचने की शक्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो सोचने की शक्ति में सुधार मतलब उसका सोचने की शक्ति में सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो फर्स्ट है शिक्षक के मॉडल, शिक्षक के मॉडल यहाँ पर नहीं होगा, शिक्षण के मॉडल, शिक्षण के मॉडल होंगे। उपचारात्मक शिक्षण और निर्देश, उपचारात्मक शिक्षण और निर्देश, तो ये शिक्षण के मॉडल भी ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है। शिक्षण के मॉडल भी सोचने की शक्ति को सुधार कर सकता है। बिल्कुल वो जिस सब्जेक्ट का मॉडल बना करके जाए उस पर वो सोचने की मॉडल से सोचने की शक्ति को बढ़ा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण और निर्देश, बिल्कुल उपचारात्मक जो होता है डायग्नोस्टिक, जो ये उपचारात्मक शिक्षण भी ये सोचने की शक्ति में सुधार कर सकता है। उपचारात्मक शिक्षण एवं निर्देश, पाठ्यक्रम का विकास, बिल्कुल पाठ्यक्रम का विकास भी होगा। मूल्यांकन और निदान, बिल्कुल सही है, ये चारों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 3। नेक्स्ट है 6 थिंकिंग हेड्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रंग भावनाओं, अंतर ज्ञान, भावना पर केंद्रित के लिए नियुक्त है? मतलब भावना, भावना मतलब कि एक तरह से भावना कहाँ से आता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। फीलिंग कहाँ से आता है? हार्ट से। हार्ट कैसा होता है? यहाँ पर रेड होता है। हार्ट कैसा होता है? रेड। तो आप यहाँ पर रेड है हार्ट, इसे समझ सकते हैं, आपका इसको बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शिक्षक ने अपने छात्रों को शहर में अपशिष्ट प्रबंधन पर एक परियोजना दी, परियोजना के माध्यम से वह क्या विकसित करना चाहती है? शिक्षक ने क्या किया? छात्रों को शहर में अपशिष्ट प्रबंधन पर एक परियोजना दी, परियोजना बनाने के लिए दिया, और दी परियोजना के माध्यम से वह क्या विकसित करना चाहती है? तो वो क्या विकसित करना चाहेंगे? मतलब कि वो अगर परियोजना दिया तो उसके बारे में बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ सोचेगा, अपना माइंड लगाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से बना बनाया, परियोजना प्रैक्टिकल चीज़ है, वो खुद उस पर दिमाग लगा करके, तो ये कैसा थिंकिंग होगा? ये खुले विचार का, मतलब जितना मन उतना अपना सोच सकता है। ऐसा नहीं कि बस उसको मिला उसका राइट आंसर लिख देना है, ऐसा नहीं। तो ये कैसा जाएगा? तो ये आपका क्या जाएगा? अभिसारी जाएगा, अपसारी जाएगा, या विश्लेषणात्मक हो जाएगा, या इंटेलिजेंस। तो आपको पता है कि किस में ऐसा होता है? अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग में वो जितना चाहे उतना सोच सकता है। ये नेक्स्ट है निर्णय लेने में कौन सी सोच सबसे अधिक सहायक होती है? निर्णय लेने में कौन सा होगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसका पहला है तार्किक चिंतन, तो ये तो सही होगा। अनुकरण चिंतन या निष्कर्ष चिंतन या भावनात्मक चिंतन, तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। तार्किक चिंतन निर्णय लेने में ज़्यादा सही है, तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब कि अंदर से मोटिवेशन है ना, इंटरनल मोटिवेशन का वर्णन करता है। तो अभिप्रेरणा जो बाहरी पुस्तकों से आता है, या से बाहरी पुस्तकों से आता है, या अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आता है, या तो बाहरी पुस्तक से जो आता है वो अंदर से क्यों करेगा, वो तो बस ऐसे ही पढ़ देना। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आता है, व्यक्तिगत मतलब खुद में हमको इंटरेस्ट आ रहा है तो उससे आता है। या दंड के यहाँ पर भय होगा, भय, यहाँ पर भय से आता है, या ये तो गलत होगा। दंड के भय से अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा तो आएगा ना, सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा। अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन से आता है, तो ये भी नहीं होगा। कंपटीशन से थोड़ी ना आंतरिक अभिप्रेरणा आएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा किससे आएगा? राइट आंसर इसका 2, जो कार्य व्यक्तिगत आनंद में आता है, मतलब खुद से जो आता है वो। नेक्स्ट है
अभिप्रेरणा के आरोपण, यहाँ अभिप्रेरणा के आरोपण यहाँ हो जाएगा आरोपण, हाँ आरोपण। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसी से लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो किससे होगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। क्या ये सही होगा? तो इसका बिल्कुल नहीं होगा। बाहरी आरोपण, सफलता के लिए बाहरी आरोपण, जरूरी नहीं है कि बाहरी आरोपण से सफलता मतलब कि अंदर का होना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होना चाहिए, बिल्कुल अपने अंदर का होना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण कहीं से भी नहीं है। इनमें से कोई राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसका कहा? तो एकदम राइट आंसर इसका गिलफोर्ड है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। सीखना है, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास में परिमाण, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन और उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका सीखना है। नेक्स्ट, अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प में क्या शामिल नहीं है? नहीं है बोल रहा है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी व्यक्तियों के हितों में कार्य करना तथा तदनुसार चुनौती की पेशकश करना, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा, ये तो सही है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। नामीकरण और वर्गीकरण को विभिन्न रूपों में लागू करना। तो ये आगे बढ़ते हैं, क्या ये हो जाएगा? सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके देना। तो ये तो सही लग रहा है। शिक्षार्थियों जो जानते हैं कि उन्हें उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। तो ये भी सही है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब गलत कौन सा है? नामीकरण और वर्गीकरण विभिन्न रूपों को लागू करना। तो ये रॉन्ग है आपका। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो आज का PYQ सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपना बताइए स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कितना स्कोर बना है। फिर और ये सारा PYQ 20 आउट ऑफ कितना आपका आया है स्कोर। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।